फ्रेंड्स, हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है वो जाना था, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कंसेप्ट जाना था, फिर जाना था सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को कैसे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में डिवाइड करते हैं होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में। ठीक है, आइए कुछ कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स होती हैं उसको पढ़ते हैं, फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पर हम चल सकते हैं। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में पहला है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। देखिए, कंसोलिडेशन करते वक्त अगर होल्डिंग कंपनी को लगता है कि जिस वैल्यू पर सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में असेट्स दिखा रखी है वो वैल्यू ठीक नहीं है, उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, तो उसको रीवैल्यू किया जाता है। अब देखिए, ये रिवैल्यूएशन कब हो रहा है इस पर ध्यान देने वाली बात है। एक्विजिशन वाले दिन हो रहा है, एक्विजिशन से पहले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर हो रहा है कि आज से नहीं पहले से मान रहे हैं, या उसके बाद हो रहा है। देखिए, जब एक्वायर करिए सब्सिडरी कंपनी तब तक अगर हो रहा है उस डेट तक, तब तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो प्री एक्विजिशन कहलाएगा। आपको मैंने बताया था ना कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, हम होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में ऐड नहीं करते, उसको हम क्या करेंगे, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए नेटवर्थ के साथ लिखते हैं। जो सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ है उसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसकी तो कीमत चुका रहा है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो ये जो रिवैल्यूएशन, ये जो हम डेट ऑफ एक्विजिशन है उस दिन रिवैल्यू कर रहे हैं तो वो किसका पार्ट मानेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का। उसके बाद कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट या लॉस। समझ में आई बात। लेकिन एक बार रिवैल्यू अगर हमने एसेट को करा तो उसका इंपैक्ट डेप्रिसिएशन पर भी तो पड़ेगा। अगर आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा तो डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा लगेगा। अगर बुक्स में 1 लाख लिखी, आप कह रहे हो नहीं 1.5 लाख की है, तो ठीक है, माना 1.5 लाख की है, 50,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है मान लिया, लेकिन 50,000 रुपए की वैल्यू बढ़ गई एसेट की, उस पर डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा 50,000 रुपए से, तो वो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, पेरेंट में डिसाइड टू रिवैल्यू द असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बिफोर कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल्स, लेकिन नो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये सब्सिडरी कंपनी की बुक्स को इंपैक्ट नहीं कर रहा, केवल कंसोलिडेट करने के लिए वो रिवैल्यू कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा सब्सिडरी कंपनी ऐसे बुक्स बनाओ या वैसे बनाओ, रिवैल्यू करो, नहीं। ठीक है, वो तो केवल कंसोलिडेशन करने के लिए ही रिवैल्यूएशन कर रहा है। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा, रिवैल्यूएशन डन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब एक्वायर करा है तब या उससे पहले करा है कभी रिवैल्यू, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कि हम मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 जनवरी को ये थी, एक्वायर कर रहे हैं जुलाई को, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मान रहे हैं, या एक्विजिशन की डेट तक मान रहे हैं। मतलब एक्विजिशन की डेट तक कभी भी रिवैल्यू हो रहा है तो वो एडजस्ट होगा प्री एक्विजिशन में। सिंपल सी बात है। अगर उसके बाद हो रहा है तो हमेशा वो पोस्ट एक्विजिशन में ही जाएगा। एक बार आपने एक्वायर कर लिया, बार बार थोड़ी ना हर साल एक्वायर करते रहेंगे सब्सिडरी कंपनी को। एक बार एक्वायर करने के बाद कभी भी जीवन में रिवैल्यू करोगे तो वो क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन या रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे हम, इज डन इन प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ रिवैल्यूएशन। तो वो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ रिवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन को या तो प्री में लेके जाएंगे या पोस्ट में। एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन डन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या एंट्री करी जाती है। ये एंट्री देखिए, केवल ये कंसोलिडेशन समझाने के लिए, ये ना सब्सिडरी की बुक्स में हो रही ना होल्डिंग की बुक्स में हो रही। इन केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में देखिए क्या हो रहा है, ये हम कब कर रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। यहां ध्यान रखो, क्या बोला, एक्वायर करा है उस दिन अगर रिवैल्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी। तो जब एक्वायर किया उस दिन अगर आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ गई। 2, ये प्रॉफिट कहां लेकर गए, प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में, क्योंकि आपने एक्विजिशन वाले दिन करा है, प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में ले गए। अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट डेबिट टू पीपीई। प्रॉफिट कहां के इंपैक्ट करेंगे अब, डेप्रिसिएशन, भाई एक्वायर करा उसके अगले दिन से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट किस पर जाएगा, पोस्ट पर। ठीक है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो जाएंगे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। आई बात समझ में। आप भी तो ऐसे ही करते थे, डेप्रिसिएशन टू असेट करते थे, फिर डेप्रिसिएशन को P&L में लेके जाते थे, P&L टू डेप्रिसिएशन, तो सीधे यहां पर P&L टू असेट आ रहा है। ठीक है, दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया ना एक साथ।
अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करा है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डेबिट टू पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू घटा दो। अब पीपी डेबिट टू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर रिवर्सिंग डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? मैं एक बार समराइज करूं अपनी बात को। जब अगर होल्डिंग कंपनी चाहे तो सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स को रिवैल्यू कर सकती है। ठीक है, क्या करना है, अगर एक्विजिशन की डेट तक, जिस दिन सब्सिडरी कंपनी को वो ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, उस दिन तक अगर रिवैल्यू करा तो सारा जो प्रॉफिट लॉस है वो प्री में जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कब आगे की तरफ, अगर एक्विजिशन वाले दिन हमने रिवैल्यू करा है तो उसके बाद का जो डेप्रिसिएशन होगा वो पोस्ट में जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टडी मटेरियल के। एच लिमिटेड अक्वायर्ड 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एस लिमिटेड। कब? 1 अक्टूबर 2021 को फॉर ₹3,06,800, 3,06,800 रुपये लगाकर इसने 16,000 शेयर खरीदे थे एच लिमिटेड ने। P&L अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोज अ बैलेंस ऑफ 10,000 ऑन अप्रैल 1, 2021। मतलब जब एक्वायर करा है तो वो तो उस दिन तो डेट थी 1 अक्टूबर 2021, लेकिन साल के शुरू में 1 अप्रैल 2021 को P&L एस लिमिटेड का कितना कह रहा था? 10,000 रुपये। द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच स्टूड इन द बुक्स एट 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को वैल्यू कितनी थी? 1.5 लाख रुपए थी प्लांट एंड मशीनरी की। वॉज कंसिडर्ड 1,80,000 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इसको 1,80 माना जाएगा। होल्डिंग कंपनी इसकी वैल्यू कितनी लगा रहा है? 1,80, लेकिन 1 अप्रैल को नहीं लगा रहा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर करा है उस दिन लगा रहा है इसकी वैल्यू। द इंफॉर्मेशन ऑफ टू कंपनीज एज एट 31 मार्च 2022, मतलब साल के एंड में ये गिवन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, P&L, करंट लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज। होल्डिंग कंपनी के पास 80% शेयर है, माइनॉरिटी के पास 20%। क्या पूछा है? कहते हैं शो द इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑन द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये जो रिवैल्यूएशन हुआ इससे होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ा, मतलब जो भी प्रॉफिट्स है होल्डिंग कंपनी के और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के, इससे कैसे हिले रिवैल्यूएशन करने की वजह से। देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। जैसे क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2021 को, फिर उसके बाद डेट गिवन है 1 अक्टूबर 2021 और ये आ रहा है 31 मार्च 2022। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो साल के शुरू में कितने की थी? 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, ये 1,50,000 की वैल्यू थी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू साल के एंड में, एस लिमिटेड की बात हो रही है ना, साल के एंड में कितने की है? 1,35,000 की। 1,35,000 की इसकी वैल्यू साल के एंड में। लेकिन ये डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 1 अक्टूबर 2021। जो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर करा है सब्सिडरी को, वो 1 अक्टूबर 2021 को करा है। तो पहले तो मैं एक चीज देखता हूं, डेप्रीसिएशन का रेट क्या पड़ रहा है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या जानना है 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू थी कितनी बुक्स में, तभी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। मैं 1.5 लाख से कंपेयर नहीं कर सकता ना 1,80 को। 1.5 लाख किसी और दिन है, 1,80 किसी और दिन है। ठीक है, ये रिवैल्यू यहां पर मैं लिख भी देता हूं, रिवैल्यूड एट ₹180। 1,80 1 अक्टूबर को रिवैल्यू हो रहा है। 1 अक्टूबर की तो वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है। कर लेते हैं, 1.5 लाख से 1,35 हो गई, मतलब 15,000 का डेप्रीसिएशन लगा। किस पर लगा? 1.5 लाख की मशीन पर लगा। इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10% का। अच्छा, तो बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2021, तो 2021 में बुक वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 अक्टूबर 2021 वाले दिन बुक वैल्यू क्या होगी? 1.5 लाख में 1.5 लाख इंटू 10%, 6 महीने का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ गया 1,42,500। तो इस दिन इसका मतलब बुक वैल्यू इसकी कितनी थी? 1,42,500। 1,42,500 की चीज रिवैल्यू हो रही है 1,80 में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
कितना है 180 माइनस 1,42,500, तो ये 37,500 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब 37,500 का जो प्रॉफिट है इससे क्या होगा, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा या पोस्ट एक्विजिशन? भाई एक्विजिशन के डेट वाले दिन हो रहा है रीवैल्यू, तो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो निकालते हैं। डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? 1.5 लाख तो कब तक चलती रही वैल्यू? 1.5 लाख पर 10% 6 महीने का, 6 महीने तक तो 1.5 लाख थी वैल्यू। 1 अक्टूबर से वैल्यू कितनी हो गई? 180 हो गई, तो 1 अक्टूबर से लगेगा 180 पर, है ना। 1.5 लाख पर लगेगा 6 महीने का, और 6 महीने के बाद लगेगा 180 पर, तो 7,500 प्लस 9,000, तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 16,500 का, माइनस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज। ऑलरेडी कितना चार्ज हो रहा है डेप्रिसिएशन वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज तो उन्होंने पता ही है, 1.5 लाख को 1.35 कर दिए तो 15,000 चार्ज करा है, वो है 15,000 रुपये। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन और कितना निकल कर आएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 1,500 रुपये का। आ गई बात समझ में? देखिए कई बार ना डाउट ये आता है किसी किसी को कि 37,500 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, तो केवल इतने से वैल्यू बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन भी तो इसी वैल्यू पर इंपैक्ट करेगा कि भाई इतने 37,500 से असेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन और लग जाएगा 37,500 6 महीने का। गलत है। ये क्यों गलत है? आप 37,500 किस किस को कंपेयर कर रहे हो? एक 82,500 और एक 80 को। आप 142,500 एक 80 को कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब क्या ऐसा होता है डेप्रिसिएशन कि पहले 6 महीने तो लगता है 1.5 लाख पर, फिर एक 82 जो वैल्यू निकलती है फिर उस पर लगता है एक 82 पर, 142 पर? ऐसा तो नहीं होता। डेप्रिसिएशन तो पूरे साल एक ही वैल्यू पर लगा रहता है 1.5 लाख पर। अगर आप 37,500 पर लगा दोगे तो आपका कहने का मतलब है अगर रीवैल्यू नहीं होती तो क्या ये सिस्टम है पहले 1.5 लाख 6 महीने का लगाओ, फिर जो वैल्यू निकले माइनस करके फिर अब उस पर लगाओ? ऐसा तो नहीं होता। हम तो 1.5 लाख पे फ्लैट रेट पर लगाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे तो डेप्रिसिएशन रोज लग रहा है, ऐसे तो डेप्रिशिएट रोज हो रही है एसेट, तो क्या हम रोज की वैल्यू माइनस करते रहेंगे कि आज 1 रुपये, आज इतने रुपए रिड्यूस हुए माइनस करो फिर कल नई वैल्यू पर लगाएंगे? ऐसे नहीं, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 1,500 रुपये। तो हमसे पूछा गया है इंपैक्ट क्या पड़ेगा रिवैल्यूएशन का होल्डिंग कंपनी के और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के शेयर पर। देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 37,500 का, तो रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की वजह से, ठीक है, इसमें एच लिमिटेड का शेयर कितना है वो देखिए, ठीक है, और माइनॉरिटी का शेयर कितना है, इससे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा दोनों के। ठीक है, तो 37,500 का 80% और 37,500 का 20%। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, इसके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ठीक है, पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो 37,500 इंटू 80%, ये आ रहा है 30,000 का और ये 7,500। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन से क्या होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन से, ठीक है, एच लिमिटेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा कितने से? 1,500 का 80%, दैट इज 1,500 का 80% 1,200। ठीक है, एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिड्यूस बाय 300 रुपये से रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? देखिए इसमें एक काम करता हूँ मैं,
एक चीज और बताकर आपको दिखा देता हूँ, ऑल्दो क्वेश्चन ने मांगी नहीं। देखिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट प्री पोस्ट, क्वेश्चन ने मांगा नहीं लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका इंपैक्ट पड़ता क्या है। ओपनिंग पी एंड एल, आपको ओपनिंग पी एंड एल कितना गिवन है? ओपनिंग गिवन था 10,000 रुपये का, है ना। एस लिमिटेड में 10,000 रुपये का था। फिर आपको कहता है इन्होंने साल के एंड में कितना है, 31 मार्च को 82,000, मतलब ठीक है, प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 80,000 रुपये टोटल, 82,000 है। 82,000 पूरे साल भर में कमाया। और इन्होंने कब एक्वायर किया होल्डिंग कंपनी ने? साल के बीच में 1 अक्टूबर को। तो 42 में 41 तो प्री एक्विजिशन का हो गया, पोस्ट एक्विजिशन का हो गया 41। अब इसके बाद एक और चीज गिवन है प्रॉफिट्स में, जनरल रिजर्व, क्योंकि हम तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स करते हैं ना, सारे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स बांटने हैं, पूरा रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला हेड। जनरल रिजर्व ना साल के शुरू में तो बताया नहीं था कितना, लेकिन साल के एंड में इनके 1 लाख का है। मैं मान लेता हूं ये ओपनिंग ही था, ठीक है, प्री का ही है, पोस्ट का कुछ भी नहीं है। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए, ठीक है। ये टोटल 10,000 है, ये ठीक है 82,000 है, और तो टोटल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहां पर 1,51,000 रुपीज और ये है 41,000 रुपीज, टोटल ये आ गया प्री एक्विजिशन का, पोस्ट एक्विजिशन का। अब देखिए क्या होता है, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, 37,500 का, वो प्री एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा 1,500 रुपए का, वो यहां माइनस हो जाएगा। बस ऐसे होना है। 1,51,000 प्लस 37,500, तो ये हो जाएगा 1,88,500 का। और यहाँ पर 41,000 माइनस 1,500, ये हो जाएगा 39,500 का पोस्ट एक्विजिशन में। अब इसको बांट दीजिए एच लिमिटेड में और माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एच लिमिटेड का 80% है, इसका 20% है, ठीक है। तो 39,500 इंटू 80%, 31,600, ठीक है, माइनस 39,500 माइनस 31,600, ये हो गया 7,900। ऐसी 188,500 इंटू 80%, ये आ जाएगा 1,50,800 का। और इसमें से 188,500 माइनस करेंगे तो इनका आ गया 37,700 का। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो 30,000 का इंपैक्ट यहाँ पड़ रहा था, 7,500 का यहाँ, और यहाँ मैंने आपको करके भी दिखा दिया। देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 37,500 ऐड हुआ, इस वजह से दोनों पर इंपैक्ट पड़ा ना, एच लिमिटेड पर भी और माइनॉरिटी पर भी, दोनों का शेयर बढ़ गया। यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन में 1,500 रुपए से रिड्यूस हुआ एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो इसका इंपैक्ट दोनों को पड़ा, ठीक है। यहां पर भी पड़ा, यहां पर भी पड़ा। अगर ये 1,500 नहीं होता तो 41,000 बट रहा होता, दोनों को ज्यादा मिलता, लेकिन 1,500 आने की वजह से दोनों को कम मिला, इसलिए लिखा इनके रिड्यूस हो गए 1,200 रुपए से, इसके रिड्यूस हो गए 300 रुपए से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये देखिए हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्री में से करा और एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर पोस्ट में से करा, ये समझाना था मुझे आप लोगों को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरीज। सब्सिडरी अगर हमारे को डिविडेंड दे रही है, हमारे को मतलब होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है सब्सिडरी से, ये देखने वाली बात है कि आपने शेयर्स एक्वायर कब किए थे, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, होल्डिंग कंपनी ने जिस दिन शेयर्स एक्वायर करे, ठीक है, उसके बाद के प्रॉफिट्स पर जो डिविडेंड मिलेगा वो तो उनका अपना माना जाएगा। लेकिन अगर आज हम एक्वायर कर रहे हैं और आज ही हमें डिविडेंड मिल जाए, तो इसका मतलब ये डिविडेंड कौन से प्रॉफिट्स का है? पिछले प्रॉफिट्स का। कौन से प्रॉफिट्स? प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट्स का। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसको हम अपनी इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। क्या होगा उससे? उससे हमारी एक तरीके से कॉस्ट कम हो गई। समझ में आ रही है बात? आप कहीं पर कोई सामान लेने गए, आपने 1,000 रुपीज की शर्ट खरीदी और उस दिन उस शॉप पर सबको 100 रुपीज बट रहे थे कि पुराने कस्टमर्स को, आपको भी वो 100 रुपीज मिल गए।
क्योंकि कोइंसिडेंस था कि आप उस दिन वहां पर पहुंच गए, तो आपको 1000 रुपीज की चीज नहीं पड़ी, 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, तो आपको तो वो चीज 900 की ही पड़ी। यहां पर भी वही है, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, लेकिन इन्वेस्टमेंट खरीद कर हमारे को एक डिविडेंड मिल गया, वो भी उससे का कोई लेना देना नहीं है हमारा, वो हमारी इनकम हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमने एक्वायर ही आज करा है और पिछले सालों के प्रॉफिट से उन्होंने डिविडेंड दे दिया। तो हम डिविडेंड को क्या इनकम दिखाएं? नहीं। अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, उसको इनकम ना दिखाकर आप अपनी कॉस्ट में से कम कर लो। इफेक्टिवली तो आपको कम का पड़ा ना, आप उसको इनकम कैसे कह सकते हो? उसके लिए तो आपने कुछ मेहनत ही नहीं करी। समझ में आई बात? तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो हम कॉस्ट से कम करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ना कि उसको होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट्स में दिखाए। समझ में आ गई बात? सिंपल सी है। तो अगर प्री एक्विजिशन से मिल रहा है तो एंट्री क्या बननी चाहिए? पैसा मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर लो। लेकिन अगर बाद में मिल रहा है, पोस्ट एक्विजिशन से डिविडेंड मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट कर लो। ठीक है, सिंपल है। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, एक्वायर करने के बाद का डिविडेंड, होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगी? अगर उन्होंने अकाउंट फॉर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नॉट येट अकाउंटेड तो फिर क्या करेंगे? उसको P&L में लेकर जाएंगे। P&L में लेकर जाएंगे मतलब एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। मतलब आप ठीक है, बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू P&L, मैंने सीधा बैंक टू P&L। ठीक है। सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी अगर अकाउंट, सब्सिडरी कंपनी तो डिविडेंड दे रही है तो अकाउंट फॉर कर लिया तो सही है, अगर नहीं करा तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें से कम करना पड़ेगा, और बैंक से भी कम करना पड़ेगा क्योंकि वो पे कर रही है। तो इसका मतलब डिविडेंड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके प्रॉफिट्स कम कर दो, डिविडेंड बांट रही है तो सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। समझ में आई बात? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड, होल्डिंग कंपनी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर अकाउंट फॉर कर लिया बहुत अच्छी बात है। नॉट येट अकाउंटेड, अभी उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करी, तो ठीक है, एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसलिए लिखा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रॉन्गली अकाउंटेड, रॉन्गली अकाउंटेड मतलब उन्होंने भी सोचा डिविडेंड है तो वो तो इनकम है तो P&L में ले जाओ, तो बैंक टू P&L कर दिया, होना था बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब P&L से हटाएंगे, होल्डिंग कंपनी के P&L से हटाएंगे और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, मतलब P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आ गई बात समझ में? तो एंट्री क्या बनेगी? P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। वही चीज मैंने लिख रखी है, रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गलती से P&L में ले गए वो बेचारे। अगर सब्सिडरी कंपनी की बात करें, क्योंकि वो डिविडेंड दे रही है, अकाउंट फॉर कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो एंट्री करेंगे डिविडेंड डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गई बात? आइए एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। एक्स लिमिटेड एक्वायर्स 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹70 लाख। 70 लाख रुपए लगाकर 70% शेयर्स एक्वायर करे जेड लिमिटेड के। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखिए ये लिखा होता कॉस्ट इतनी है, ये फेस वैल्यू तो नहीं हो सकती। आपने प्रीमियम पे एक्वायर करे हो, आपने डिस्काउंट पे एक्वायर करे हो, क्या पता। ये तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, कि आपको कितने का पड़ा वहां पर। ठीक है, सामने वाले ने कितने के बेचे अपना स्टेक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांसेस, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, ये सब आपको गिवन है। ठीक है, सामने उसका सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं दे रखा, लेकिन बाकी सारी कहानी दे दी। प्रॉपर्टी प्लानिंग, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन, ना शेयर कैपिटल गिवन, ना रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन। मतलब आपको कहने का मतलब शेयर होल्डर फंड, या आप उसको इक्विटी ऐसे बोलते हो ना, ये सब गिवन नहीं है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन एग्रीड अपॉन नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स। क्या क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू को 20% बढ़ाकर देखना है, इन्वेस्टमेंट को 10% से रिड्यूस करना है। ठीक है, जेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2021। ये एक्वायर कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2021 को। उसी दिन सामने वाले ने डिविडेंड पे कर दिया। कौन सा डिविडेंड हुआ ये?
ऑब्वियसली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का। आज तो मैं एक्वायर कर रहा हूं, आज ही डिविडेंड मिल रहा है, तो पुराने प्रॉफिट्स का मिल रहा है। पुराने प्रॉफिट्स का मिल रहा है तो होल्डिंग कंपनी को क्या चाहिए, वो क्या करे, वो अपनी कॉस्ट में से रिड्यूस करे। ठीक है, उसको इनकम थोड़ी ना बनाएगी। एक्स लिमिटेड परचेज करा था शेयर्स को जेड लिमिटेड से 20 रुपए पर शेयर पर। एक एक शेयर कितने का खरीदा था, 20 रुपए का। कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा, गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, ये हमारे को बताना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। आपको एक चीज ध्यान हो, यहां पर मैंने जहां पर नेटवर्थ का आपको बताया था कैसे निकालते हैं, देखिए परचेज कंसेशन गुडविल कैपिटल रिजर्व जब हम निकाल रहे थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस मैंने लिखा था शेयर इन नेटवर्थ। ठीक है, आपको कितने की नेटवर्थ का शेयर है आपका, माइनस करो, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा। लेकिन नेटवर्थ के नीचे डेफिनेशन दे रखी थी, या तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेशन सरप्लस, या ऊपर क्या गिवन है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। बात वो ये कहा भी था, कान इस तरफ से पकड़ लो या उस तरफ से पकड़ लो, या तो असेट माइनस लायबिलिटी लिख दो या शेयर होल्डर फंड प्लस, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेशन सरप्लस लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इंपैक्ट तो सेम ही है, बैलेंस शीट तो दोनों साइड की मैच करती ही है ना। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितने की है, ठीक है, ₹70 लाख, 70 लाख की है ना, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड माइनस करेंगे तभी एक्चुअल कॉस्ट आ पाएगी, तो वो भी माइनस करेंगे, माइनस शेयर इन नेटवर्थ ऑफ जेड लिमिटेड। ठीक है, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट बन, ठीक है, वो यहां से माइनस करेंगे। एक काम करते हैं, इसको भी मैं वर्किंग नोट में दिखा लेता हूं, वर्किंग नोट 1, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो वर्किंग नोट 1, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड निकालते हैं, कितना आ रहा है, कितना दिया है डिविडेंड कंपनी ने, चेक करते हैं। 20% डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू 10-10 रुपए है, तो मतलब एक शेयर पर कितना दिया, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर 2-2 रुपए डिविडेंड हो गया ना, 10 रुपए की फेस वैल्यू पर 20% डिविडेंड दिया है, तो 2-2 रुपए डिविडेंड दिया है कंपनी ने, ठीक है, ₹2। नंबर ऑफ शेयर्स किसने लिए, नाम क्या है उनका, एक्स लिमिटेड ना, अक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर करे हैं, ये कह रहा है 20-20 रुपए का एक शेयर खरीदा है, और टोटल खरीदा कितने में, 70 लाख में, 70 लाख में खरीदा टोटल, और 20-20 रुपए का एक शेयर, तो 3.5 लाख शेयर्स हो गए। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 3.5 लाख शेयर पर 2-2 रुपए, मतलब ₹7 लाख, 7 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा एक्स लिमिटेड को। ठीक है, तो 7 लाख रुपए इसमें से हम माइनस कर देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब दूसरा पॉइंट, शेयर इन नेटवर्थ, ठीक है, शेयर इन नेटवर्थ। तो क्या मैं नेटवर्थ के लिए पहले शेयर कैपिटल और रिजर्वेशन सरप्लस निकालूं, या कोई जरूरत नहीं है, असेट माइनस लायबिलिटी भी कर सकते हैं। अभी ऊपर मैंने फॉर्मूला दिखाया आपको, असेट माइनस लायबिलिटी भी कर सकते हैं। तो असेट्स देखिए कितनी कितनी है, ठीक है, पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, 120 लाख का है, लेकिन 120 लाख को क्वेश्चन ने क्या कहा, इसको अपवर्ड रिवैल्यू करो 20% से, तो कर देते हैं, ठीक है, 144 आ गया। और बोला इन्वेस्टमेंट 55 की है, इसको डाउन करो 10% से, इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया 49.5।
इन्वेस्टमेंट के बाद करंट एसेट्स है 70 की, करंट एसेट्स है 70 की। लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे इन्होंने 15 के, लोन्स एंड एडवांसेस सब लाख में है ये, ठीक है। फिर डिबेंचर से 90 और करंट लाइबिलिटीज 50, 90 और 50 डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज हो गए ना, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो नेटवर्थ आ गई 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15 माइनस 90 माइनस 50, तो 138.5, ठीक है। शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का शेयर कितना है नेटवर्थ में, 138.50 इंटू 70% शेयर एक्वायर किया ना, 138.50 इंटू 70% शेयर है, मतलब 96.95, तो 96.95 लाख, ठीक है। या ऊपर भी आप ऐसे कर सकते तो रुपीज इन लाख ऊपर लिखते, बार बार फिर लाख नहीं लिखना पड़ता। तो 70 माइनस 7 माइनस 96.95 माइनस में आ रहा है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व कितने का आ रहा है, 33.95 लाख। समझ में आई बात? यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वैल्यू बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। एच लिमिटेड acquired 3000 shares in S Limited at a cost of rupees 4,80,000 on 31st July 2021। H लिमिटेड ने S लिमिटेड में 3000 शेयर्स एक्वायर करे, 4,80,000 रुपए पे करके। कब करे? 31 जुलाई 2021 को। द कैपिटल अकाउंट ऑफ S लिमिटेड शोज 5000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो टोटल शेयर 5000 है, हमने एक्वायर करे 3000, तो 50% से तो ज्यादा ही है, तो हो गई होल्डिंग कंपनी। द P&L अकाउंट ऑफ दिस कंपनी फॉर 2021 शोज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,25 एंड प्रॉफिट ईयर का कितना है, 3 लाख रुपए। पूरे साल भर में 3 लाख रुपए कमाए, वैसे 1,25 साल के शुरू में थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, इट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 40%, डिविडेंड डिक्लेयर करा 40% का। ये 40% जो डिविडेंड पे करा, ये कौन से प्रॉफिट्स में से करा, करंट ईयर के, यही माना जाएगा। एंड में करा ना, तो इस साल के प्रॉफिट, शुरू में करता तो पिछले साल के प्रॉफिट का मानते। लेकिन दिक्कत क्या है, इस साल का भी मान ले चलो, लेकिन इस साल के भी तो बीच में एक्वायर करे उसने, इस साल के बीच में मतलब 31 जुलाई को बीच में एक्वायर करे, और ये तो इस पूरे साल का प्रॉफिट होगा, ठीक है। होल्डिंग कंपनी को ही देख के तो ना प्रॉफिट वो डिविडेंड देता रहेगा, वो तो डिविडेंड उसने पूरे साल का करा 40%, वो पूरे साल का, लेकिन हमने एक्वायर करा 31 जुलाई को। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, अज्यूम प्रॉफिट इज अक्रूइंग इवनली, एंड कैलेंडर ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मानना है, मतलब जनवरी से लेकर, ठीक है, दिसंबर तक का ईयर मानना है आपको, ठीक है। तो हमारे को क्या निकालना है इसमें, हमारे को निकालना है एंट्री रिकॉर्ड करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। जैसे अगर सबसे पहले हम प्रॉफिट का एनालिसिस देखें, प्रॉफिट को बांटे प्री और पोस्ट में, प्री पोस्ट टोटल, तो ओपनिंग P&L कितना था, ओपनिंग P&L तो प्री ही होगा, ओपनिंग P&L है 1,25। फिर प्रॉफिट ऑफ ईयर, ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3 लाख रुपए। अच्छा, 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हुआ है, तो प्री में कितना लिखेंगे हम, जुलाई तक का, और 31 जुलाई ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने का प्रॉफिट तो इधर आ जाएगा, और इंटू 7 महीने का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1,75,000 और 3 लाख इंटू 1,25,000, ठीक है। और तो कुछ गिवन नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन वगैरह ऐसा है नहीं, तो ये हो गया 3 लाख, 1,75 प्लस ऊपर 1,25 है ना ये रहा, और ये 1,25, ठीक है। एच लिमिटेड को कितना मिलेगा, और
माइनॉरिटी को कितना मिलेगा? 3000 शेयर एक्वायर करे थे, 3000, इसका मतलब 60% है, ठीक है। तो ये 60% हो गया, ये 40% हो गया, तो 3 लाख का ये तो 180 होगा और ये 120 होगा, ठीक है। 125 का 60%, 75,000 रुपये होगा और ये 45,000 होगा। आ गई बात समझ में? एच लिमिटेड को इतना मिलेगा, माइनॉरिटी का शेयर इतना है। अब देखिए क्या कहता है आगे। इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा था 40% पूरे साल भर में से, तो कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्री एंड पोस्ट, ये तो पता लगाएं कि डिविडेंड कितना प्री वाला है कितना पोस्ट वाला है। डिविडेंड पूरे साल का तो 40% है, ये तो पता है, ठीक है। तो डिविडेंड कंपनी ने वैसे दिया कितना, डिविडेंड बाय नाम क्या उसका, एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने डिविडेंड बांटा कितना है, 40% ऑफ उसके शेयर्स हैं कितने, 5,000, मतलब 5 लाख का 40%, तो ये हो गया 2 लाख। टोटल 2 लाख का डिविडेंड बांटा है एस लिमिटेड ने, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। प्रॉफिट्स कंपनी के कितने हुए थे, डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का हिस्सा उसमें कितना है वो कर देंगे। जैसे हम पहले प्री एक्विजिशन की बात करें तो प्री एक्विजिशन का कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 1,75,000 रुपए था, ठीक है भाई। डिविडेंड कंपनी ने 2 लाख रुपए दिया, ये 2 लाख रुपए कौन से प्रॉफिट से दिया, इस साल जो 3 लाख रुपए प्रॉफिट कंपनी ने कमाए उससे दिया। बट ये 3 लाख रुपए 1,75 तो कमाए एक्वायर करने से पहले और 1,25 कमाए एक एक्वायर करने के बाद। 1,75 पहले कमाए, 1,25 बाद में कमाए उस कंपनी ने। ये बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसे कमाए हैं तो डिविडेंड भी 1,75 से ज्यादा जाएगा और 1,25 से कम जाएगा, क्योंकि पूरे साल का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम डिविडेंड का, ठीक है। जब ज्यादा प्रॉफिट्स हैं तो उससे ज्यादा डिविडेंड, जब कम प्रॉफिट्स हैं तो उससे कम डिविडेंड। एक्विजिशन के बाद डिविडेंड प्रॉफिट्स उसके 1,25 हैं तो उससे डिविडेंड का पोर्शन कम होगा। पूरे साल के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा ना उन्होंने, तो हम प्रोपोर्शनेटली ले रहे हैं। प्री एक्विजिशन में 1,75 है, पोस्ट एक्विजिशन में 1,25 का उनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो डिविडेंड कितना बना, 1,75 इंटू, सॉरी, डिविडेंड कंपनी ने दिया कितना है, 2 लाख, ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स कंपनी को 3 लाख हुए थे, तो 2 लाख इंटू 1,75 अपॉन 3 लाख कितना दिया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा और इसको वाइड कर लेते हैं। डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू निकल कर आएगी, फिर 2 लाख इंटू 1,25 अपॉन 3 लाख, मतलब रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हम उसके डिविडेंड को, ठीक है। तो ये कर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 लाख इंटू 175 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ गया 11,367, ठीक है। 11,667, ओके। इसका कितना आ गया, 2 लाख इंटू 1,25 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ गया 83,333, ठीक है। अब एच लिमिटेड का उसमें डिविडेंड का पोर्शन कितना होगा भाई, 11,1,2,3,7 है, उसका 60% डिविडेंड इसको मिलेगा, तो ये आ रहा है 70,000 रुपए, ठीक है। 70,000 आ रहा है। और नीचे वाले में से 83,333 का 60%, 49,999.9, इसका मतलब ये हो गया 50,000 रुपए। टोटल डिविडेंड इनका 1,20, वैसे भी 1,20 का ही डिविडेंड है, 2 लाख का
60% कितना होता है, 1/20। तो 1/20 का डिविडेंड इनको मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए टू प्री से कितना है, पोस्ट से कितना है। जो प्री सी है उससे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होगी, जो पोस्ट से वो P&L वो इनकम बनाएंगे। तो प्री से कितना है 70,000 रुपए, पोस्ट से कितना है 50,000 रुपए। ये इसका डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर हुआ। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में क्या कर रखा है, एक और सेकंड पार्ट कर रखा है कि कह रखा है वो रेयर होगा कि पोस्ट एक्विजिशन में से मान लेते हैं सारा उन्होंने डिविडेंड पहले दिया, मतलब पहले दिया 1,25 में से, ये जो 1,25 है ना, बाद में 1,75 में से दिया और बाद में खुद लिख रखा है, ये तो बड़ा रेयरली होगा। तो ऑब्वियसली वो आंसर हमें सॉल्व नहीं करना होगा, हमें इसी तरीके से सॉल्व करके आना होगा। आई बात समझ में आप लोगों को ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स और हैं, उसको कवर करते हैं, फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पर चलेंगे। इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय द सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी अगर बोनस शेयर्स दे, बोनस शेयर्स देने का मतलब क्या है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स देना, ठीक है, बिना किसी पैसे के। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, एक ट्रांसफर एंट्री करेगी अपने फ्री रिजर्व्स में से, जनरल रिजर्व या P&L में से ट्रांसफर करेगी किसमें, शेयर कैपिटल में। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जैसे हर 5 शेयर पर 2 शेयर देना, हर 10 शेयर पर 3 शेयर देना, इस तरीके से कई कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप डिविडेंड ना बांट कर बोनस शेयर्स दे दिया, या डिविडेंड थोड़ा कम दिया, बोनस शेयर्स दे दिए। क्या फायदा होगा शेयर होल्डर्स का? देखिए वैसे अभी फिलहाल जब शेयर्स मिले तब तो इमिडिएटली तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई पैसा उनको मिल नहीं रहा, कोई पैसा वो दे नहीं रहे, तो कोई एंट्री नहीं होगी होल्डिंग कंपनी की बुक्स में। ठीक है, होल्डिंग कंपनी को जो शेयर्स मिले एक्स्ट्रा, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स में। लेकिन बाद में जरूर जब एक बार एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए, जब ये शेयर्स बाद में बाजार में बेचेंगे, ठीक है, अगर वो बेचना चाहें, तब उससे जो इनकम होगी तब जरूर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि तब उसमें मनी इन्वॉल्व हो गया। आई बात समझ में? तो क्योंकि आप केवल देखिए आजकल तो डीमैट अकाउंट होता है, तो आपके डीमैट अकाउंट में बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, ना आपको 1 रुपए भी देना पड़ा, ना आपको 1 रुपए मिला। इस वजह से ठीक है, बोनस शेयर्स मिलने की तो कोई एंट्री नहीं होगी। तो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में क्या होगा, रिजर्व्स में से ट्रांसफर कर कर क्या करेंगे, रिजर्व्स उतने कम हो गए, शेयर कैपिटल बढ़ गई। समझ में आई बात? रिजर्व्स या प्रॉफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब वो प्री से दे रहे हैं या पोस्ट से दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में देख लेना। अगर प्री से दे रहे हैं तो प्री के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, पोस्ट के प्रॉफिट में से दे रहे हैं, मतलब जब पोस्ट मतलब एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं तो पोस्ट में से माइनस होगा ये। तो सो रिड्यूस द प्रॉफिट प्री या पोस्ट एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट्स एज यूजुअल। आ गई बात समझ में? सिंपल सी बात है। एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस, अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, जैसे ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी है। होल्डिंग कंपनी ने पहले परचेज करे कोई गुड 700 के, फिर इसको केवल मैं मानता हूं सब्सिडरी को ही दे दिए, ठीक है, समझाने के लिए 1000 में सब्सिडरी को बेच दिए। फिर सब्सिडरी ने इसका मतलब परचेज करे 1000 के और आगे बेच दिए 1100 रुपए के। आई बात समझ में? अब ये दोनों हम मर्ज कर रहे हैं, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी। तो आपको सामने परचेज दिखेगी, ये परचेज और ये परचेज दोनों मर्ज हो जाएगी, 2 परचेजेस 700 प्लस 1000 एक ही गुड की, और बाय सेल में आपको दिखेगा 1000 प्लस 1100। क्या आप इसको ठीक मानते हो? एक ही प्रोडक्ट को 2 बार परचेज 2 बार सेल लिख रखा है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये परचेज और सेल ये वाली हट जाएगी। 700 का खरीदा और 1100 में अल्टीमेटली कस्टमर को बेचा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में गुड्स परचेज सेल कर रही हैं, ठीक है, उसका जो परचेज और सेल दोनों बुक्स में से हट जाएगी, क्योंकि दोनों इन्फ्लेट कर रखी है आपने, मैंने आपको दिखा दिया, दोनों इन्फ्लेटेड है, परचेज भी इन्फ्लेटेड है, सेल्स भी इन्फ्लेटेड है। तो क्या करना चाहिए, जब कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे तो दोनों को हटा दो। एक बुक में इलस्ट्रेशन दे रखी है, बहुत सिंपल सी है, पेपर में कम आती है P&L बनाने के लिए, कंसोलिडेटेड P&L की, उसमें इस तरीके की ट्रांजेक्शन है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, परचेज और सेल दोनों उस वैल्यू से माइनस करनी पड़ेगी। किस वैल्यू से? जिस वैल्यू पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को बेचा। ठीक है, अब
दिक्कत कहाँ आती है, अगर सब्सिडरी कंपनी के पास अभी उसमें से कुछ प्रोडक्ट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में अगर पड़ा है तो उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट भी इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि सब्सिडरी ने तो जिस वैल्यू पे खरीदा है अपनी होल्डिंग से, उस वैल्यू पे ही दिखा रखा है बेचारे ने। तो क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू बढ़ी हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दो, और ये प्रॉफिट किसका कम हुआ, होल्डिंग कंपनी का, तो प्रॉफिट भी कम कर दो होल्डिंग कंपनी के। आई बात समझ में? ठीक है, परचेज सेल माइनस करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर क्लोजिंग स्टॉक उसमें से कुछ पड़ा है, उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड है, जिसको आप बोल सकते हो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में से कम करो और होल्डिंग के प्रॉफिट में से कम करो। ठीक है, इन ट्रांजैक्शन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। होल्डिंग कंपनी किसको दे रही है, सब्सिडरी कंपनी को। ठीक है, लेकिन उल्टा हो, सब्सिडरी कंपनी बेच रही है होल्डिंग कंपनी को, तो उसको अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, ऊपर बेच रही है ना अपने से ऊपर वाले को, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। उसमें भी यही करेंगे, परचेज और सेल दोनों माइनस कर देंगे सेम वैल्यू से, क्योंकि दोनों इन्फ्लेटेड है, और क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट से, लेकिन इस बार प्रॉफिट किसके कम करेंगे, सब्सिडरी कंपनी के। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के। अब आप हो सकता है ये सोचो कि होल्डिंग के कम करो, सब्सिडरी के कम करो, बात तो वही है, दोनों कंसोलिडेट हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है, जब आप होल्डिंग के प्रॉफिट कम कर रहे हो तो केवल होल्डिंग के कम हो रहे हैं, लेकिन जब आप सब्सिडरी के प्रॉफिट कम कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे भी तो पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है सब्सिडरी का, वो दोनों में बढ़ता है ना। अगर 60% होल्डिंग पे और 40% माइनॉरिटी पे है, तो फिर आई बात समझ में? तो ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बताई मैंने आपको, सेल बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी, परचेज और सेल रिड्यूस करेंगे और अनरियलाइज प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, सेल बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग, परचेज सेल कम करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक से कम करेंगे, और सब्सिडरी के प्रॉफिट मतलब एओपी, एओपी मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जो आप बनाते हो ना, उसमें से कम करके दिखा देंगे। सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर दे रखी हो सब्सिडरी कंपनी का, तो क्या करते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर होल्डिंग पे नहीं है, इसका मतलब वो ओनर्स दूसरे हैं, मतलब वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। उस पर जो डिविडेंड है उसका क्या करें, देखिए अगर क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं, क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव में तो इकट्ठा होता है, उनका डिविडेंड देना ही पड़ता है बाद में। तो अगर क्यूमुलेटिव है तो फिर आप डिविडेंड की एंट्री कर ही दो, मतलब प्रॉफिट जो सब्सिडरी की एओपी है ना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, उसमें से डिविडेंड माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ एज यूजुअल जैसे आप बांटते हो वो करो। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव है, तब तो अगर एक्चुअल में डिविडेंड कंपनी दे रही है तभी माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये था। आइए फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन 31 मार्च 2021 द बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड स्टूड एज फॉलोज। ये अपने आईसीए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। बैलेंस शीट एच लिमिटेड की और सब्सिडरी एस लिमिटेड की आपको यहां पर गिवन है। 31 मार्च 2021 की, दोनों लैख में है। ठीक है, एक बार जस्ट व्यू ले लेते हैं क्वेश्चन का। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है पूरी, सब नोट्स टू अकाउंट्स हैं। फिर इसके बाद आपको, ये भी मैंने आपको बनाया था वो समझाने के लिए, परचेज से लिए हटा देता हूं यहां से। चलिए ट्रांजैक्शंस पढ़े। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है, कहता है एच लिमिटेड परचेज्ड 180 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 की। ठीक है, लेकिन इसने पिछले साल के एंड में खरीदे थे 180 लाख शेयर्स। 180 लाख रुपीस के नहीं, 180 लाख तो शेयर्स ही हैं, पैसे से तो मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं अभी। When the balance of general reserve and P&L account stood at rupees 3000 lakh and 1200 lakh respectively। जनरल रिजर्व का बैलेंस ये था, P&L का ये था। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल को मतलब अगले दिन, अक्वायर करने से अगले दिन, एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पिछले साल का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर करा। एच लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स P&L अकाउंट। एच लिमिटेड ने उस डिविडेंड को अपने P&L में लिख दिया। आप बताइए, कल आपने शेयर खरीदे, आज आपको डिविडेंड मिल रहा है, क्या ये एक्विजिशन से पहले का है या बाद का है? ऑब्वियसली पहले का है। क्या कल का डिविडेंड थोड़ी ना कंपनी देगी,
कल के प्रॉफिट का, पिछले साल के प्रॉफिट्स का दिया है, तो पिछले साल का है तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, इसको तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस करना चाहिए क्योंकि आपको फ्री में मिल गया, आपकी तो कोई मेहनत ही नहीं लगी, आपने तो शेयर आज लिए हैं, मतलब कल लिए हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, लेकिन कंपनी ने गलती क्या करी, ट्रीटमेंट उसका गलत कर दिया, P&L में ले गए। ऑन 1 जनवरी 2021 साल के बीच में एस लिमिटेड इशूड 3 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हर 5 शेयर पर 3 शेयर कंपनी ने इशू करे, एस लिमिटेड ने, आउट ऑफ बैलेंस ऑफ इट्स जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2020। और कौन से बैलेंस, जनरल रिजर्व के बैलेंस से, जो 31 मार्च 2020 को था उससे, मतलब ये भी प्री एक्विजिशन से। ऑन 31 मार्च 2021 ऑल द बिल्स पेबल इन एस लिमिटेड बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेंसेज इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। जितना भी बिल्स पेबल दिखाई दे रहा है, ये रहा बिल्स पेबल होगा ना लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल एस लिमिटेड में 160 का है, 160 लाख रुपए का, ठीक है। ये कहता है ये सारी एक्सेप्टेंसेज है इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। एक्सेप्टेंसेज इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड मतलब सारे बिल रिसीवेबल किसने बना रखे हैं, एच लिमिटेड ने बना रखे हैं। तो फिर तो जब मर्ज होगी तो दोनों कैंसिल आउट कर दो। लेकिन आगे क्या कहता है, बट ऑन दैट डेट एच लिमिटेड हेल्ड ओनली ₹45 लाख ऑफ दीज एक्सेप्टेंसेज इन हैंड, द रेस्ट हैविंग बीन एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ इट्स ट्रेड पेबल्स। मतलब क्या किया, 45 लाख वाले ही ऐसे हैं जो उनके पास अभी पड़े हैं होल्डिंग के पास, आगे बाकी तो उन्होंने एंडोर्स कर दिए, तो फिर वो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहे। एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में तो 45 लाख दिखाई दे रहे हैं और उसकी बैलेंस शीट में, उसमें मतलब एक में बिल रिसीवेबल 45 है, दूसरे में बिल्स पेबल 160 है, कौन से कितने माइनस हो सकते हैं, 45 ना, ठीक है। जो उस दोनों में कॉमन है वही तो माइनस कर पाएंगे। तो 45 लाख से बिल रिसीवेबल भी कम कर लो, बिल्स पेबल कम कर लो, कंसोलिडेटेड वाला, ठीक है। ये वही बात होगी जैसे एक की बुक में डेटर दिख रहा है, एक में क्रेडिटर दिख रहा है, एक कह रहा है पैसा लेना है, दूसरा कह रहा है पैसा देना है, दोनों मर्ज होगी तो दोनों खत्म हो जाएगी, वही है यहाँ। ऑन 31 मार्च 2021 एस लिमिटेड की इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स विच इट हैड परचेज्ड फॉर ₹100 लाख फ्रॉम एच लिमिटेड विच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में ऐसे गुड्स हैं जो आए कहाँ से थे, एच लिमिटेड से 100 लाख रुपए के, और उस पर 25% प्रॉफिट कमाया था हमारी एच लिमिटेड ने, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट है, परचेज और सेल दोनों माइनस होती है, बट P&L तो बनाना नहीं, तो और क्या माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा और अनरियलाइज प्रॉफिट हेड ऑफिस के P&L से, हेड ऑफिस में होल्डिंग कंपनी के P&L से कम हो जाएंगे। आई बात समझ में, ये मैंने बहुत वैसे कर दिया, इसको सबको हटा देता हूँ। तो आइए अब हम इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये है हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। फॉर्मेट आपको मालूम ही है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ठीक है, अमाउंट। वैसे प्रैक्टिकली तो एक अमाउंट और होता है प्रीवियस फिगर्स का, है ना। हो जाएगा मेरे ख्याल से इसमें। चलिए अब बनाते हैं हम नोट्स टू अकाउंट्स। जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो एक्स्ट्रा जो हमारे को बतानी ज़रूरी है अलग से, तो उसके लिए नोट बनाएंगे। जो डायरेक्ट हो सकता है उसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्किंग नोट्स यहाँ पर देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त अगर आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब वो जो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते वो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एओपी ये बना लिया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक एक एडजस्टमेंट होती है, यहाँ क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये 3 निकल गए तो फिर तो बाकी तो बस ऐड कर करके लिखते रहो, कुछ है ही नहीं। देखो अब आप यहाँ पर, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स,
ठीक है, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज लैख, ठीक है, लैख में है ना, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट इन रुपीज लैख। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सबसे पहले शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में चले। शेयर कैपिटल अपनी लिखते हैं, आपने पहले की क्लासेस देखी होंगी मेरी, एक जो पहली क्लास डाली हुई है। शेयर कैपिटल एच लिमिटेड अपनी लिखेगा, ठीक है। और ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 15,000, जिसमें कहता है इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है, 15,000 है। तो यहां पर लिखते हैं हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में चलेंगे। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 15,000 है, ठीक है। इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये 12,000 है। तो हम 12,000 ही लेके जाएंगे, 15,000 तो काउंट नहीं करते वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। 12,000, आई बात समझ में, ठीक है। ये हमने यहां से देखकर लिख लिया था। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है, ये इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में अपने प्रॉफिट्स तो ठीक है लिखेंगे ही, और वो जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स ऐड करने, क्योंकि प्री तो क्या होगा, नेटवर्थ में चले जाएंगे गुडविल कैपिटल रिजर्व काउंट करने के लिए, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन वाले ही यहां पर ऐड होंगे, ठीक है। और अपने प्रॉफिट में भी एक दिक्कत है, एक दो गलतियां कर रखी है, इन्वेंट्री इन्फ्लेटेड है तो उसकी वजह से इसके प्रॉफिट को उतना माइनस भी करना पड़ेगा। तो आइए लगे हाथ हम वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग नोट अभी इसीलिए बनाना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको मालूम होगा कि दिक्कत क्या है, जब ये गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते, अगर कैपिटल रिजर्व आ गया तो, जब कैपिटल रिजर्व आ गया तो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं जाएगा क्या, जाएगा ना, इस वजह से लिखना जरूरी है। तीसरा है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और होल्डिंग कंपनी के P&L, ठीक है, कितना बैलेंस शीट में गिवन है वो लिख देंगे यहाँ पर, गिवन इन बैलेंस शीट। तो आइए, ये मेरे को इसलिए लिखना पड़ा इस बार होल्डिंग P&L क्योंकि 2-3 गलतियां हैं, इन्वेंट्री वाला, फिर इसने डिविडेंड भी ये बेचारा यहाँ ले गया इसके अंदर, तो सब माइनस वाइनस करके इसमें दिखा दूंगा अपने वर्किंग नोट में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले हमने कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की है, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन एस लिमिटेड कितने की है, 3,000 लाख की, ठीक है, ठीक है, ये 3,000 लाख की माइनस। अब हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल देखते हैं दोनों के। शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की 4,800 है, ठीक है, 4,800 रुपीज लाख है। और यहां पर कहता है एच लिमिटेड ने परचेज करे थे 180 लाख शेयर्स 31 मार्च 2020 को। ये अगर 180 ही होता तो चल जाता, मैं अभी होल्डिंग का और सब्सिडरी का शेयर निकाल लेते था कितना कितना है। दिक्कत यहां पर ये हो गई, इन्होंने बोनस शेयर्स भी दिए, 3 शेयर्स दिए हर 5 शेयर पर। तो कंपनी के जो ये 4,800 लाख रुपीस के शेयर्स दिख रहे हैं, ये बोनस मिलाकर है ना, ये तो बोनस शेयर्स मिलाकर है ना। तो पहले निकालना पड़ेगा किसके कितने हिस्सा है।
तो एक काम करते हैं, इसका क्या बना लेते हैं हम, वर्किंग नोट। तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली कितने थे, एक्स थे। अगर एक्स पहले शेयर्स थे, फिर कंपनी ने क्या किया, हर 5 शेयर पर 3 शेयर और दिए। ठीक है, पहले एक्स थे, फिर हर 5 शेयर पर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 और 3 दिए करके टोटल शेयर्स कितने हो गए, कहता है 4800 लाख के हो गए। 4800 लाख के हो गए और एक एक शेयर 10 का है, मतलब 480 लाख हो गए, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये 8/5x आ गया, 480 लाख। तो x की वैल्यू आ गई 480 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 300 लाख। ओरिजिनली शेयर्स कितने थे, 300 लाख के। ठीक है, तो ये आ गए हमारे ओरिजिनल शेयर्स। तो इसका मतलब कंपनी ने बोनस कितने दिए, कंपनी ने बोनस दिया था 300/5 इंटू, और वैसे भी 480 टोटल है, 300 ओरिजिनल है तो 180 आएगा। ठीक है, तो 180 लाख का कंपनी ने बोनस शेयर दिया था। ये सब नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, अमाउंट की नहीं बात हो रही। ठीक है, ये बोनस शेयर्स दिए थे। अब हम बात करते हैं होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी का नाम एच लिमिटेड है ना, हाँ एच लिमिटेड। बोनस टू एच लिमिटेड, एच लिमिटेड को कितना बोनस मिलेगा, 180 लाख उन पर टोटल थे, उसमें वही हर 5 पर कंपनी ने 3-3 शेयर दिए। ठीक है, तो 180 लाख डिवाइडेड बाय हर 5 पर 3 शेयर दिए हैं, तो 108 लाख। तो टोटल कितने आ गए होल्डिंग कंपनी पे, 180 प्लस 108, 288 लाख। तो माइनॉरिटी का शेयर कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी के पास शेयर्स कितने हैं भाई, 480 लाख कंपनी ने टोटल करें, उसमें से 288 हटा लो। 480 तो कंपनी ने टोटल इशू कर रखे बोनस मिला के, उसमें से 288 किसका हक है, होल्डिंग का। तो 192 किसका है, माइनॉरिटी का। तो एच लिमिटेड होल्डिंग कितनी हो गई। अब आप कैसे करोगे, अगर आप यहां पर लिख रहे हो होल्डिंग का टोटल कितना है 288, तब डिवाइडेड में कितना लिखोगे 480। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल लेते होल्डिंग का तो फिर नीचे डिवाइडेड में 480 ना करके 300 करना पड़ता है ना, तभी तो आता 288 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100, 60% हो गया। तो माइनॉरिटी का 40% हो गया। ठीक है, तो मतलब करना क्या है, शेयर कैपिटल इनकी टोटल कितनी है, ठीक है 288, और 0 लगाऊं, 10-10 रुपए का एक शेयर भी है ना, 288 लाख के, तो 288 लाख तो शेयर्स हैं, 10-10 रुपए का है, तो 2880 इनका हो गया। तो बची हुई शेयर कैपिटल किसकी हो गई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों की। वो कितनी है 192, मतलब 1920। आई बात समझ में, ये तो शेयर कैपिटल हुआ। अब हम प्रॉफिट्स की बात करें, प्री, पोस्ट और टोटल, प्री, पोस्ट और टोटल। देखिए, जब इसने शेयर्स एक्वायर किए थे एच लिमिटेड ने, तब जनरल रिजर्व और पी&एल, तो पी&एल की बात करें, पी&एल तब कितना था, 1200 लाख का था। तो हम यहां लिख लेते हैं पी&एल उस टाइम कितना था, प्री में 1200 लाख का। अब पी&एल की पोजीशन क्या है, अब पी&एल हो गया है 1620 का, मतलब क्लोजिंग में कितना है टोटल 1620। इसका मतलब पोस्ट में और कितना डिफरेंस आया, 420 का। तो क्या 420 हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं ये बैलेंसिंग फिगर है, 420 बचा। देखिए हुआ क्या, अगर मैं आपको पी&एल बनाऊं, पी&एल साल के शुरू में 1200 था, साल के एंड में 1620 है। कंपनी ने क्या किया है, 2 काम करे, कंपनी ने एक तो डिविडेंड पे करा,
और इस बार नेट प्रॉफिट भी कमाया है, वो तो कमाया ही होगा इस बार का। हमें पता ही नहीं है कि अभी तो हमें डिविडेंड भी यहाँ पर जो है वो देखना है और नेट प्रॉफिट। हमने तो इन दोनों का नेट करके निकाला कितना, 420 है ना, क्योंकि कंपनी ने कहा कि इन्होंने डिविडेंड पे करा 1 अप्रैल को। और कौन से में से करा है, पोस्ट एक्विजिशन में से करा है, क्योंकि 31 मार्च को 1200 बैलेंस था, कंपनी ने अगले दिन दिया डिविडेंड। 1200 में से नहीं दिया, 420 में से दिया, मतलब जो भी ओरिजिनल फिगर होगी 1200 के बाद की उसमें से दिया, तब फिर 420 बचा ना। देखो मैं यहाँ पर अकाउंट में भी दिखा रहा हूँ ना, 1200 साल के शुरू में था, 1620 कह रहा है अब है, और डिफरेंस कितना है इसका मतलब 420 का। ये डिफरेंस कैसे आया, एक तो नेट प्रॉफिट कमाया होगा और उसमें से कुछ डिविडेंड पे किया होगा। आई बात समझ में? अच्छा देखिए, तो 420 का ये, अब इसमें डिविडेंड भी है माइनस, तो डिविडेंड को एड बैक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से होना चाहिए था, पिछले साल का है, और आपने कर रखा है 420 में से माइनस, क्योंकि एक दिन का फर्क हो गया। आपने दिया 1 अप्रैल को तो उसमें से माइनस कर लिया, जबकि करना आपको 1200 में से चाहिए था, तो उसमें से ऐड करो और प्री में से माइनस कर दो। डिविडेंड आएगा कितना, कंपनी पे ओरिजिनली शेयर्स कितने थे, 3000, 3000 का 20% कंपनी ने दिया है। ठीक है, ये लिखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिविडेंड कंपनी ने 20% दिया था ओरिजिनल शेयर्स पर, ओरिजिनल मतलब ठीक है जो शेयर 31 मार्च को होंगे उस पर, ठीक है, क्योंकि बोनस तो बहुत बाद में दिया है ना कंपनी ने। तो इसका 600 आ गया, तो 600 इसमें ऐड कर दो, माइनस कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 600, ये आ गया 1020, ये डिविडेंड का कर दिया हमने। अब कंपनी ने तो बोनस शेयर्स भी दिए, लेकिन बोनस शेयर्स किस में से दिए हैं, जनरल रिजर्व में से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रॉफिट है ये किसका है, एच लिमिटेड का खुद का, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविडेंड का हाथ किया तो एक काम और करते हैं, ये 600 लाख का डिविडेंड कंपनी ने दिया, लेकिन माइनॉरिटी ने, इन्होंने होल्डिंग वालों ने क्या गलती कर रखी है, होल्डिंग वालों ने अपने इस डिविडेंड को अपने P&L में ले गए। ठीक है, तो गिवन इन बैलेंस शीट होल्डिंग का P&L कितना था, होल्डिंग का P&L है 2715 का, 2715 का है, लेकिन प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी इसमें ले गए वो लोग, तो इसमें से माइनस करेंगे। क्या 600 लाख का पूरा डिविडेंड होल्डिंग को ही मिल गया होगा, नहीं, 600 का 60% मिला होगा, क्योंकि 60% होल्डिंग है, तो 360 मिला होगा, वो माइनस कर देते हैं। करके कहाँ ले जाते हैं, इसकी प्री एक्विजिशन डिविडेंड 360 लाख यहाँ से माइनस करके दिखाते हैं। आप कहोगे दोनों में से माइनस कर रहे हो, नहीं नहीं, दोनों में से माइनस नहीं कर रहे, मैं तो उसको P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहाँ P&L कम किया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम की, एक असेट है एक लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 360 माइनस कर दिया, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो रही है, मतलब आई बात समझ में। ये डिविडेंड का हो गया। अब ये P&L तो हो गया टोटल, ये डिविडेंड है। ठीक है, P&L के बाद एक जनरल रिजर्व और कहा क्वेश्चन ने। जनरल रिजर्व क्या बोला, जनरल रिजर्व को ध्यान से समझो। जब उसने एक्वायर करे थे तब जनरल रिजर्व था 3000 का, और जब साल एंड हुआ तो 1380 का है, 3000 का था, लेकिन नेट आखिरी में कितना बचा, 1380। ठीक है, 3000 1380, 1620 माइनस के, तो क्या मतलब हुआ, क्या पोस्ट में उन्होंने 1620 रुपए नेगेटिव में कमाए हैं। ऐसा हो सकता है कि जनरल रिजर्व नेगेटिव हो। जनरल रिजर्व नेगेटिव का क्या मतलब है, प्रॉफिट या लॉस की जगह, तो ठीक है प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है, माइनस में आ सकता है, मैं मानता हूं P&L में माइनस हो सकता है। जनरल रिजर्व में तो पैसा आता है और उसमें से पैसा प्रॉफिट में से आप ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व में, फिर उसको यूज करते हो कहीं पर, तो उसको नेगेटिव कैसे लिख सकते हैं हम जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये 1620 नेगेटिव कैसे आया, वो इसलिए आया क्योंकि इन्होंने क्या करा है, बोनस शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, ठीक है, कितने बोनस शेयर्स इशू करें, हर 5 पर 3 शेयर्स इशू करें। 3000 को 4800 कर दिया, तो 1800 लाख के बोनस शेयर्स इशू करे। तो वो 1800 लाख के जो बोनस शेयर्स इशू करे, ये वो माइनस हुआ है, इस वजह से माइनस 1620 माइनस में आ गया। ठीक है, तो बोनस क्या करने पड़ेंगे हमें,
यहाँ से एड बैक करने पड़ेंगे बोनस 1800 और माइनस कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि ये देखो वैसे तो क्वेश्चन ने खुद कहा है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से देना है बोनस, लेकिन आप खुद सोचो क्या पोस्ट में से दे भी सकते हो आप? क्या आपके पास इतना प्रॉफिट है पोस्ट में? जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म में है ही एक 1800 माइनस 1620 करो कितना बना 180। 180 में से 1800 कैसे दे सकते हो आप बोनस? तो आप बात 3000 में से ही दोगे ना, इस वजह से बोनस को यहां पर लिखा हमने। ठीक है, तो ये आ गया 1200 और ये आ गया 180, ये हो गया हमारा टोटल बी। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रॉफिट है 600 का और 1020 का, तो इसको अलग बांटते हैं होल्डिंग और माइनॉरिटी में, फिर जनरल रिजर्व को अलग बांटते हैं होल्डिंग और माइनॉरिटी में। आप एक साथ भी बांट सकते हो। देखिए फर्क क्या होता है ना, बस पोस्ट में अगर दोनों अलग अलग हो तो कहा जाता है अलग कर लो, क्योंकि पोस्ट वाला क्या है उसके प्रॉफिट में ऐड होएगा, तो प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और जो जनरल रिजर्व हो वो जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे, ऐसा चलता है। लेकिन अगर केवल प्री में ही होता जनरल रिजर्व, पोस्ट में कुछ होता ही नहीं, तब तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि प्री एक्विजिशन सारा तो नेटवर्थ में से माइनस होना है। समझ में आ रही है ना बात भाई? ये जो प्री वाला है, प्री में तो जितने मर्जी हो जनरल रिजर्व पी एंड एल जो मर्जी आप कहानी लिखते रहो, लास्ट में जाके प्री क्या होएगा, नेटवर्थ में से माइनस होएगा। कहीं दिखाएंगे थोड़ी ना बैलेंस शीट में। पोस्ट वाला थोड़ा अलग अलग दिखाया जा सकता है, तो लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक साथ ही करेंगे। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। तो एच लिमिटेड का 60% है और माइनॉरिटी का कितना है 40%। तो हम इसको जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल दोनों के लिए एक साथ ही देख रहे हैं, मतलब टोटल ए एंड बी दोनों मिलाकर। ठीक है, तो मतलब 1200 और 600 1800 हो गए। तो 1800 को 60% तो दे दिया किसको, होल्डिंग को। ठीक है, तो 720 किसको मिला, माइनॉरिटी को। 1020 प्लस 180 जनरल रिजर्व की बात, ये पोस्ट की बात कर रहा हूं। पोस्ट में इसमें से 60% 720 मिला होल्डिंग को और 480 मिला माइनॉरिटी को। इन्वेस्टमेंट में से मतलब ये नेटवर्थ का पार्ट बनेगा, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 1080, ये इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन हो या पोस्ट एक्विजिशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 720 और 480, 720 480, हम तो इसको यहीं दिखाएंगे। ठीक है, और एच लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन 720, ये इसके पी एंड एल में हो जाएगा। एच लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 720, ये ऐड कर दिया इसमें 720। आई बात समझ में आपको ये? अब क्या करें, अब क्या सब क्लोज कर सकते हैं? एक चीज और है जो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करेगी। ये कहता है 25% प्रॉफिट कमाया था उन्होंने, 100 लाख के गुड्स पड़े हैं उसमें, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 100 लाख, ये अपने आप में 125% है, क्योंकि 25% कमा कर दिया था, हमें 25 निकालना है। ठीक है, तो 20 लाख का प्रॉफिट इसमें से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब एक एक कर सबको क्लोज करना शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर पॉजिटिव आए तो गुडविल है, नेगेटिव आए तो कैपिटल रिजर्व है। 3000 माइनस 2880 माइनस 360 माइनस 1080, 1320 नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1920 प्लस 720 प्लस 480, ये आ रहा है 3120 टोटल। ठीक है, एओपी तो पूरा बांट ही दिया, खत्म हो जाता है। होल्डिंग का पी एंड एल 2715 प्लस ये मतलब माइनस 360 प्लस 720 माइनस 20,
ये आ रहा है 3055। समझ में आ गई बात? ये टोटल है होल्डिंग कंपनी का P&L। तो आइए इनको पुट करना शुरू करते हैं अब हम। तो कैसे लिखेंगे? होल्डिंग का P&L अब हो गया 3055 का, है ना। तो H लिमिटेड P&L, अब इसमें कंसोलिडेट कर लिया है हमने, तो कंसोलिडेटेड है। कौन से वर्किंग नोट में है ये? वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। अमाउंट है 3055। आई बात समझ में? कैपिटल रिजर्व निकल के आया 1320 का। कैपिटल रिजर्व 1320, ये कौन से वर्किंग नोट से आया? वर्किंग नोट 1 से, है ना। और इसके बाद जनरल रिजर्व, जो H लिमिटेड का अपना जनरल रिजर्व है वो लिखेंगे, ठीक है। H लिमिटेड का अपना जनरल रिजर्व कितना है? 2784, ठीक है। अपना जनरल रिजर्व, अपना P&L जो वहां से कंसोलिडेट करके आया, लेकिन वहां से जो कंसोलिडेट करके आया वो P&L और जनरल रिजर्व मिला के आया, इसलिए वो P&L में ही एडेड है, ठीक है। और एक कैपिटल रिजर्व निकला, बस यही है। तो 3055 प्लस 1320 प्लस 2784, तो ये फिगर आ गई 7159, ठीक है। आइए इसको हम पुट करते हैं 7159 को ऊपर, 7159, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये मत भूलना आप, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पढ़ते नहीं ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो इसी चैप्टर में आया है, तो ये कई बार याद नहीं रहता। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 3120 का, 20, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख लीजिए करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट है, जो भी है। नॉन करंट तो है नहीं, करंट है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज नेक्स्ट दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या है? पहले है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। आइए इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि इसकी एक एडजस्टमेंट है, इसकी एक एडजस्टमेंट दे रखी है। ट्रेड पेबल्स, ठीक है। H लिमिटेड के क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, S लिमिटेड के क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है। 1461372, 1461372, और उसके कितने हैं? 854,160, 854,160। इसमें हमें माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, जो इन फेवर ऑफ H लिमिटेड है कि बिल्स पेबल ऐसी है ना, इसमें से जो वहाँ पे भी पड़े हैं, तो वो 45 इसमें से माइनस कर देंगे। समझाया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। 1461 प्लस 372 प्लस 854 प्लस 160 माइनस कर दीजिए 45, तो ये आ गया 2802, ये आ गया 2802, ये हो गया ट्रेड पेबल्स। और कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 4th नंबर पे है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ऐसे ही लिख दो ये तो, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या है ये? ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ऐड करके लिख दो दोनों चीज़ें, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आपको वर्किंग नोट बनाना है तो वर्किंग नोट बना लेना। 855,394, 855,394, 855,394, 1249, 1249, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज केवल एक ही है, 1200 प्लस 0 तो 1200। अदर करंट लाइबिलिटीज 1200 प्लस 0 तो ये आ गया 1200 रुपये। आई बात समझ में? ठीक है, अभी हम कर लेंगे इसका टोटल। यहाँ क्यों लिख दिया? टोटल
अब आएगा ये असेट्स। असेट्स में पहले नॉन करंट असेट्स होते हैं। नॉन करंट असेट्स हिलते अगर वो कुछ रीवैल्यूएशन होता, गुडविल आ जाती कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ठीक है, तब हिल जाते वो। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5th पॉइंट में दुनिया भर की दे रखी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4th, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 2718 प्लस 0। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2718 प्लस 0, तो ये आ गई 2718। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। लिख लेते हैं पहले, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। कितनी कितनी है, 4905 4900, 4905 4900, 4900 ही है ना, 4900 4905, ये आ गया 9805, ठीक है। तो 9805, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में 1845 586, 1845 586, 1845 586, ये आ गया 2431, 2431 प्लस 9805 प्लस 2718, ठीक है, 14954। आइए लिखते हैं इसको, 14954, ठीक है। आपको ये मालूम ही है कि नॉन करंट असेट हट जाएगी, क्योंकि इसी को ही तो खोल के पूरा लिखा हमने सारा, करंट असेट्स। आइए अब हम चलते हैं किस पे, करंट असेट्स पर। करंट असेट में पहला है इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है ना, वो जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा था, ठीक है। तो इसका क्या करें, वर्किंग नोट बनाएं क्या, ठीक है, आप कहो तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। 5th नंबर वर्किंग नोट किसका है, इन्वेंट्रीज का, ठीक है। एच लिमिटेड की, एस लिमिटेड की माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसमें से हम माइनस कर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो आपने निकाला था, ये रहा 20 का, ये माइनस करेंगे। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का बैलेंस देख लीजिए बस, कितना कितना है इन्वेंट्री का, दे रखा है यहाँ नीचे, ऊपर ही है, 39491956, 39491956, तो यार है 5885, ठीक है, 5885 आ गया ये। इन्वेंट्रीज के बाद नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आपको पता है बिल्स रिसीवेबल भी आ रहे हैं, 45 के कैंसिल आउट करने थे दोनों तरफ से, तो 45 इसमें से माइनस कर लेना। आप इसका वर्किंग नोट बना लेना, मैं नहीं बना रहा क्योंकि स्पेस की दिक्कत है। 2960 प्लस 1562 माइनस, वर्किंग नोट इसका जरूर बनेगा क्योंकि जिसमें भी आप कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो वो वर्किंग नोट में ही दिखाओगे, ठीक है। माइनस 45, तो ये आ गया 4477। ट्रेड रिसीवेबल 4477, ठीक है, 4477 ये आ गई ट्रेड रिसीवेबल। और कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर दीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट है 1490 प्लस 204, तो ये आ गया 1694, 1694।
फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 550 प्लस 0, तो 520 मतलब 520 प्लस 0 तो 520 हो गया। लोन्स एंड एडवांसेस 520। तो आइए अब इनके टोटल लगा लेते हैं। 12,000 प्लस 7159 प्लस 3120 प्लस 2802 प्लस 1249 प्लस 1200, ये आ रहा है 27530। ठीक है, 27530। इस साइड का टोटल लगाइए। 14954 प्लस 5885 प्लस 4477 प्लस 1694 प्लस 520, ये आ रहा है 27530। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट और जो होल्डिंग कंपनी है उसका P&L, वो चारों चीजें जो मेन है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद आपका काम तो केवल बस प्लस माइनस करने का रह जाएगा। बस फिर तो आपको बैलेंस शीट में दोनों प्लस कर करके लिखने क्वेश्चन नंबर 10 की जगह। तो हम वो चारों चीजें बनाकर देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है नॉर्मली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2021, साल के बीच में। ठीक है, 1 जुलाई 2021 मतलब 1 जुलाई तक का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन, 1 जुलाई के बाद की सारी चीजें पोस्ट एक्विजिशन। प्री वाला नेटवर्थ में ऐड होएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, पोस्ट वाला अपने प्रॉफिट में ऐड करेगी होल्डिंग कंपनी। ऑन 31 दिसंबर 31 दिसंबर को, इसका मतलब इनके तो कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनीज ये आपको दे रखी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ठीक है, द P&L अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड, P&L अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड, ये रहा P&L, ये रही बी लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी कौन सी है, ए लिमिटेड, सब्सिडरी क्या है बी लिमिटेड। कहता है इसका जो P&L है ये बैलेंस कब है, ये है 31 दिसंबर 2021 का। अच्छा, ये कहता है द P&L अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी को इसका बैलेंस 30,000 था, आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1 अगस्त 2021, जिसमें से डिविडेंड दिया गया 1 अगस्त 2021 को। लेकिन 1 अगस्त को दिया तो सही, बट दिया किस में से, 30 में से। तो इन्होंने तो प्री में से ही माइनस कर रखा है ना, प्री में से ही 10,000 रुपए को क्या कर रखा है, माइनस। ठीक है, ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स P&L अकाउंट, लेकिन ए लिमिटेड ने क्रेडिट कर दिया डिविडेंड किस में, अपने P&L में। जब कंपनी 30,000 में से दे रही है, प्री एक्विजिशन में से दे रही है, ठीक है, तो फिर ये डिविडेंड जो उसको मिल रहा है होल्डिंग कंपनी को, ये उसकी इन्वेस्टमेंट में से कम होएगा। ठीक है, और वैसे भी 1 जुलाई को आप शेयर खरीद रहे हो, 1 अगस्त को डिविडेंड आ रहा है, ऑब्वियसली पिछले साल का आ रहा है आपको। ठीक है, तो पिछले साल का आ रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होना चाहिए, ना कि P&L में लेके जाओ, वही पिछले क्वेश्चन की तरह। द प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 1.5 लाख रुपए ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है, वॉज कंसिडर्ड एज 180 ऑन 1 जुलाई 2021। दिस फिगर इज टू बी कंसिडर्ड वाइल कंसोलिडेटेड द बैलेंस शीट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ये कहता है 1.5 लाख की इसकी कॉस्ट थी प्लांट एंड मशीनरी की 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी 2021 को प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए की। साल एंड होता 31 दिसंबर 2021 को, तब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, तब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1.35। ये कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन 1 जुलाई 2021 को बुक वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन रीवैल्यू किस पर हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है ये 180 पर। ठीक है, बुक वैल्यू देख लो, उससे कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, अच्छा डेप्रिसिएशन का रेट तो 10% क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2021 कितने की होगी, 1.5 लाख में से क्या माइनस करेंगे, 10%, कितने महीने का, 6 महीने का।
1,42,500 आ जाएगा। 142,500 ये कितने पे रिवैल्यू हो रहा है? 180। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया? 180 माइनस 182, 37,500। ठीक है। डेप्रीसिएशन एडिशनल लगेगा और लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने वैल्यू बढ़ाई है। रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक जाकर देख लेना, ये सेम क्वेश्चन बता रखा है, इसलिए मैं फिगर्स भी लिख रहा हूं। ये सेम ही फिगर्स उसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में सेपरेटली, वहां पर मैंने बताया आपको। डेप्रीसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन 1.5 लाख पर तो लगेगा 10%, 6 महीने का। ठीक है। उसके बाद वैल्यू हो गई 180, तो 180 पर लगेगा 10%, 6 महीने का। ठीक है। तो ये ठीक है, ये आ रहा है 7,500 प्लस 9,000, तो ये वैल्यू है 16,500। एग्जिस्टिंग कितना है? एग्जिस्टिंग आपने कितना लगाया होगा? 15,000 लगाया होगा। 1.5 लाख से 1,35 हो गया, 15,000 ही तो लगाया है। तो 1,500 रुपये का एडिशनल डेप्रीसिएशन और हमें यहाँ पर पुट करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है। बट ये उन्होंने उसी में से लिया हुआ, जो रिवैल्यूएशन का अलग से क्वेश्चन है। ये फिगर्स वहाँ पर मैंने पूरा बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। आइए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना, और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों चीजें लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट है देखिए, चलिए बैलेंस शीट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 में 3,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। इन्वेस्टमेंट है 3,40,000 की। शेयर कैपिटल देख लीजिए कितनी कितनी है। ठीक है। शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में कितना शेयर है ए लिमिटेड का? बी लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड का शेयर कितना है बी लिमिटेड में? 1,600 शेयर्स एक्वायर करे तो उन पे है कितने? उन पे टोटल शेयर्स हैं 2,000। ठीक है। 1,600 शेयर्स 2,000, वैल्यू से मत मल्टीप्लाई कर लेना कि 3,40 और 2 लाख, 100% से भी ज़्यादा हो जाएगा। फेस वैल्यू से फेस वैल्यू देखोगे ना। ठीक है। तो ये तो आ रहा है 80% शेयर्स, तो 80% है। तो शेयर कैपिटल 80%, मतलब 1,60,000 की 80 पर इसके पास आ गई, और शेयर कैपिटल बची हुई जो 40,000 रुपये वो किस पे चली गई? माइनॉरिटी वालों पे। ठीक है। अब प्री और पोस्ट कर देखते हैं, टोटल लगाते हैं प्रॉफिट्स का। सबसे पहले पी एंड एल देखते हैं। पी एंड एल देखिए, कहता है 30,000 रुपये पी एंड एल था स्टार्टिंग में, उसमें से इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया। कितना डिविडेंड पे करा है? डिविडेंड पे करा है 10%। 2 लाख रुपए के शेयर से तो डिविडेंड 10% मतलब 20,000 रुपये। 20,000 डिविडेंड पे कर दिया, तो कितना बचा होगा? 10,000। साल के एंड में 82 है। समझ में आ रही है बात? साल के एंड में 82 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 72,000। देखिए, आप 30 को 82 से कंपेयर करोगे तो 52,000 आएगा। ऐसे मत करना। आप देखिए, मैं पी एंड एल बना के दिखा देता हूँ। साल के शुरू में पी एंड एल था 30,000 का, एंड में 82 है, माना ये है। लेकिन क्वेश्चन कहता है हमने डिविडेंड पे करा इसमें से कितने का? 20,000 का। तो फिर जो नेट प्रॉफिट आया, वो नेट प्रॉफिट तो कितना आया? 72,000 आया ना ड्यूरिंग द ईयर का। ठीक है। वो 52 थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 72,000 कमाए। देखिए, 72,000 में अभी ना ये प्री जो है, ये आप 1 जनवरी पे खड़े हो, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पोस्ट पीरियड है। बट दिक्कत क्या है, इन्होंने जो शेयर्स एक्वायर करे बीच में करे 1 जुलाई को, तो 72,000 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये 72,000 ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से दिसंबर के बीच में, तो 72,000 6 महीने का प्री एक्विजिशन, 6 महीने का पोस्ट एक्विजिशन। तो हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी? टाइम एडजस्टमेंट।
ठीक है, 36,000 यहाँ से हटा लो, यहाँ ले आओ, यहाँ हो गया 46,000, यहाँ रह गया 36,000। आई बात समझ में? अब ये प्री 1 जनवरी का नहीं, ये 1 जुलाई तक का हो गया, ये हो गया जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। आपको पता है ये ऐसे टाइम एडजस्टमेंट तब की जाती है जब कोई एडजस्टमेंट ना बची हो, मतलब कुछ ऊपर नीचे, जैसे डिविडेंड माइनस कर रखा था तो पहले उसको हटाना पड़ेगा तब लाओगे इस पे। समझ में आई बात? अब क्या करना है, अब कहता है जब ये 1 जुलाई हो गया प्री, तो एक इन्होंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बोला है, वो ऐड कर दो। वो कितना है 37,500, माइनस कर दो एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो पोस्ट में लगेगा कितना 1,500 रुपये का। नहीं समझ में आ रहा तो रिवैल्यूएशन वाली क्लास, पिछली क्लास जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो 46,000 प्लस 37,500, ये आ रहा है 83,500 का, और 36,000 में 1,500 माइनस हो रही 34,500 का। ठीक है, अब जनरल रिजर्व और देख लीजिए। जनरल रिजर्व 1 लाख है साल के एंड में, शुरू में कितना था, क्वेश्चन साइलेंट है, तो जनरली जनरल रिजर्व को पुराना ही माना जाता है। रिजर्व्स तो पहले के प्रॉफिट्स में से पैसे ट्रांसफर कर करके आए हुए होते हैं, तो 1 लाख रुपए, इसका मतलब ये पूरा सारा पुराना है। प्री एक्विजिशन 1 लाख, नील 1 लाख। ठीक है, तो हमें 183,500 और 34,500 को बांटना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ए लिमिटेड को कितना मिलेगा 80%, माइनॉरिटी के पास कितना जाएगा 20%। ठीक है, 183,500 का 80%, तो ये हो गया 146,800। ठीक है, ये हो गया 36,700, और इसमें 34,500 का 80% इनको मिलेगा 27,600 माइनस 34,500, तो ये आ गया 6,900। ठीक है, एक काम करिए, माइनॉरिटी का तो यहाँ लिखिए प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, कितना कितना 36,700 6,900, 36,700 6,900। इसमें प्री एक्विजिशन माइनस करना पड़ता है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने हैं 146,800, 146,800 ये तो कर दिया, लेकिन इन्होंने एक गलती और की हुई है। क्या की हुई है, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी इन्होंने, ठीक है, P&L में ले गए थे, वहां से हटाया, अब यहाँ माइनस करना है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा 20,000, तो कंपनी ने सबको डिविडेंड दिया है, उसमें से 80% इन्हें मिलेगा, मतलब 80% हो गया, मतलब 16,000 रुपये, 16,000 इन्हें मिला होगा। ठीक है, तो 3,40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 146,800, ठीक है, माइनस 16,000, तो ये 17,200 रुपये की गुडविल आ गई इस बार। 17,200 की गुडविल आ गई। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकल के आया 40,000 प्लस 36,700 प्लस 40,000 प्लस 36,700 प्लस 6,900, तो ये निकल के आया 83,600। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, अब आप कर लोगे। ठीक है, जब आप होल्डिंग का P&L बनाओगे तो क्या ध्यान रखोगे, एक तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड 16,000 रुपये वो वहाँ ले गए थे, वो माइनस कर देना, क्या ऐड कर देना 27,600 ऐड कर देना। ठीक है, 27,600 वो है ना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बाकी उसका अपना 57,200 और 240 तो है ही। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। जब आप बैलेंस शीट को मर्ज करोगे, नॉर्मल है बैलेंस शीट मर्ज करना, बस ध्यान क्या रखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो आप ये वैल्यू लिख रहे हो 3,15,000 ये बदल जाएगी, क्योंकि इसमें 37,500 ऐड होंगे और 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, है ना, ये चीज़ होगी। ठीक है, ये हमने कर लिया होल्डिंग कंपनी, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AS 21।